यूपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सफलता का सिलसिला जारी रखते हुए पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में 36 सीटों में से 33 पर क्लीन स्वीप किया। इसके बाद राज्यसभा की 11 में से 8 सीटों पर चुनाव में निर्विरोध जीत दर्ज कर अपना प्रदर्शन बरकरार रखा। अब विधान परिषद की 9 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इस बीच जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती रही उस नाम को किसी भी लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई। जी हां, मुलायम परिवार की छोटी बहू और लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ चुकी अपर्णा यादव को फिलहाल सिर्फ इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि हर लिस्ट के आउट होने से पहले सबसे ज्यादा कयास अपर्णा यादव के नाम पर ही लगाए जाते रहे। लेकिन अब क्या होगा अपर्णा यादव के साथ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। बीजेपी के 9 प्रत्याशियों ने विधान परिषद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून को नामांकन किया। हालांकि सूची में 7 मंत्रियों को शामिल करना तय था, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो रहा है और 5 ऐसे मंत्री हैं जिनको विधान परिषद भेजना औपचारिक रूप से जरूरी था, क्योंकि बिना किसी सदन का सदस्य बने उनको सरकार में शामिल किया गया था। इसीलिए उनको सदन में भेजने की औपचारिकता जरूरी थी। पर इसके बावजूद 2 सीटों के लिए अटकलें लगाई जाती रहीं और इन 2 सीटों के लिए कई नाम चर्चा में रहे। उनमें मुलायम परिवार की छोटी बहू और चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। पर बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को चुनाव में उनकी दावेदारी छोड़ने का इनाम देते हुए उनको विधान परिषद भेजने का फैसला किया। दरअसल अपर्णा यादव को विधानसभा चुनाव से पहले टिकट के दावेदार के रूप में, उसके बाद विधान परिषद चुनाव में भी दावेदारी के रूप में देखा गया, लेकिन दोनों बार पार्टी की घोषित सूची में नाम नहीं आया। इसके बाद राज्यसभा के प्रत्याशी के तौर पर उम्मीद कम थी, फिर भी कयास लगते रहे। वो लिस्ट भी घोषित हुई पर नाम नहीं घोषित हुआ और अब विधान परिषद के लिस्ट जारी होने से पहले तक प्रत्याशी बनने की चर्चा होती रही, पर सूची में बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दे दिया। अब इसके पीछे की राजनीति समझिए। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी बाहर से आए उन्हीं नेताओं को सीट रिवॉर्ड के तौर पर देती है जिनकी उपयोगिता या तो साबित हो चुकी है या आगे साबित हो सकती है। पार्टी में अगर कोई ऐसा हाई प्रोफाइल चेहरा शामिल होता है तो भी उनको अपनी निष्ठा संगठन के प्रति साबित करनी पड़ती है। ये इसलिए भी है क्योंकि रणनीति के तहत बीजेपी जब कभी ऐसे धुर विरोधियों या विरोधी खेमे से नेताओं को पार्टी में शामिल करती है तो संगठन में हर स्तर पर उन नेताओं की स्वीकार्यता नहीं होती। इसके लिए कुछ वक्त लगता है। हाँ, अगर तत्कालीन रूप से उनसे कोई सियासी लाभ मिल रहा हो तो पार्टी इस फैक्टर को दरकिनार भी कर देती है। हालांकि कई बार ये बात तो तय रहती है, पर किसी नेता के शामिल होने पर पार्टी जाहिर तौर पर यही कहती है कि किसी से कोई वादा सीट के लिए नहीं किया जाता है। पिछले कई सालों में ऐसे ढेरों उदाहरण हर स्तर पर मौजूद है। हाल के सालों की बात करें तो सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया जा सकता है। खुद बीजेपी की शीर्ष नेताओं में शामिल रही स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया हो या बाद में कांग्रेस का चेहरा बन चुके माधवराव सिंधिया, उनके सियासी वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर उनको मिलने वाले पद को लेकर बहुत कयास लगे थे, पर पार्टी ने उनकी उपयोगिता को माना जब उन्होंने विधायकों को साथ लाकर कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी में सियासी तौर पर अपनी उपयोगिता साबित की। वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल कहते हैं कि अपर्णा यादव अभी अपनी उस उपयोगिता को नहीं दिखा पाई हैं जिसकी उपेक्षा उनसे की गई है। ये ठीक है कि चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी के कहने पर पार्टी के लिए प्रचार किया, पर बड़े आयोजनों में एकमात्र लखनऊ में आयोजित वही मार्च है जो महिला वोटरों को संदेश देने के लिए उन्होंने बीजेपी की दूसरी महिला नेत्रियों के साथ किया था। इसके अलावा अपर्णा यादव ने अपने दम पर बहुत सक्रियता बाद में नहीं दिखाई। जाहिर है कि पार्टी में अभी इस बात को साबित होना है कि सियासी तौर पर अपर्णा क्या कर सकती हैं। पार्टी के सूत्र इसी बात की पुष्टि करते हैं। अगर अपर्णा यादव को कोई पद दिया जाता है तो आगे वो किस तरह सियासी लाभ बीजेपी को पहुंचा सकती हैं, ये पार्टी देखेगी। दरअसल समाज सेवा में सक्रिय अपर्णा यादव ने जब चुनाव में ऐन पहले बीजेपी का दामन थामा था तो बहुत सारे लोगों को इस बात का भरोसा था कि पार्टी अपर्णा को किसी सीट से चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि अपर्णा ने 2017 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से लड़ा था, लेकिन उनको बीजेपी प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद बीजेपी सरकार बनी तो अपर्णा यादव लगातार अपने इस क्षेत्र में सक्रिय रही, लोगों के बीच जाती रही। इस बीच हर राजनीतिक मुद्दे पर वो खुलकर
बोली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। वो कहती भी रही कि जो उनको सही लगता है उस पर वो बोलती हैं, भले ही पीएम का स्वच्छता अभियान हो या सीएम के विकास कार्य। अपर्णा ने कई बातें जो है पार्टी लाइन से हटकर असहज होकर भी जो है ये बातें की हैं। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले अपर्णा यादव के शामिल होने से इस तरह के कयास को बल मिल रहा कि अपर्णा को बीजेपी चुनाव जो है वो लड़ा सकती है। कैंट सीट को लेकर कई दावेदार होने की वजह से कैंट सीट की घोषणा में देरी हुई और इस वक्त भी अपर्णा यादव की दावेदारी को एक वजह माना गया। हालांकि यह भी चर्चा होती रही कि पार्टी अपर्णा यादव को कैंट जैसी सुरक्षित सीट ना देकर कोई और सीट दे सकती है, पर अपर्णा यादव ने खुद हर बार यही कहा कि वो किसी सीट की वजह से बीजेपी में नहीं आई हैं और उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है। पार्टी जरूर उन लोगों के लिए कुछ सोचती है जो कार्यकर्ता हैं और वो भी उनमें से एक हैं। पार्टी के एक नेता ये भी कहते हैं कि पार्टी सबके लिए सोचती है और आगे आने वाले दिनों में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला करेगा ये कोई नहीं जानता। आगे निगमों और आयोगों में भी जगह बन सकती है। साथ ही विधान परिषद की मनोनयन वाली सीटों पर भी नाम तय होने वाला है, पर इसके बावजूद अभी कुछ तय नहीं है क्योंकि पार्टी में समायोजन के लिए कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट आपके लिए लिखी थी शिल्पी सेन ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये जरूर बताएं कि आखिरकार अपर्णा यादव जो है आगे उन्हें क्या मिल सकता है बीजेपी की तरफ से। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए यूपी तक और पढ़ने के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट। नमस्कार।